हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी एग्जाम्स बहुत क्लोज हैं, सो आई होप यू आर स्टडिंग वेल। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन दिस topic we are going to discuss the different regulatory mechanisms which control the blood pressure. So the main aim of these regulatory mechanisms is to maintain the normal mean blood pressure within a narrow range of 95 to 100 mmHg, correct? So depending upon their onset of action, we can classify them as rapidly acting mechanism जो immediately act करेंगे, immediately start हो जाएंगे as soon as the BP becomes abnormal, as soon as there is fluctuation in the blood pressure. Then we have intermediate acting, जिनको थोड़ा सा वक्त लगेगा एक्टिवेट होने में, कुछ मिनट के बाद ही एक्टिवेट हो जाएंगे अगर बीपी एबनॉर्मल होता है। देन लॉन्ग टर्म एक्टिंग, दे रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम टू गेट एक्टिवेटेड, तो इनको कुछ दिन लग सकते हैं टू गेट एक्टिवेटेड। एंड देन वी हैव miscellaneous mechanisms. So let us study these mechanisms in detail one by one. So let us start with the rapidly acting regulatory mechanisms. तो ये वो mechanisms हैं, they will start acting within the seconds to minute after the arterial BP becomes abnormal. ठीक है, कुछ ही सेकंड और मिनट में ये स्टार्ट हो जाएंगे, इनका काम शुरू हो जाएगा जैसे ही हमारा बीपी एबनॉर्मल होगा, चाहे वो इंक्रीज हुआ है चाहे वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब एक फीचर इनका ये है कि ये बीपी को बिल्कुल नॉर्मल नहीं लेके आ पाते, कांट ब्रिंग बीपी ऑल द वे बैक टू नॉर्मल, बट हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट फर्दर फ्लक्चुएशन इन द ब्लड प्रेशर. So these are primarily circulating reflexes which bring to act within seconds and help to control BP from rising extremely high or falling extremely low. ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है बीपी को बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं कर पाते, लेकिन ये कुछ सर्कुलेटिंग रिफ्लेक्सेस हैं जो बीपी को एकदम से एक्सट्रीमली हाई होने में और बिल्कुल एक्सट्रीमली लो होने के में प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एकदम से बढ़ने नहीं देते, बहुत ज्यादा लो नहीं होते। एग्जाम्पल ड्यूरिंग सडन चेंज इन पोस्चर, तो ये मैकेनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म का, दैट इज सडन चेंजिंग इन पोस्चर, चेंजेस इन पोस्चर। हम सिटिंग में हैं, 1 घंटे बैठे हैं, सडनली वी आर स्टैंडिंग, सो दैट कैन रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर, दैट कैन कॉज हाइपोटेंशन और आपको ऐसे डिजीनेस फील हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस रैपिडली एक्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म। सडन चेंज इन पोस्चर में जो बीपी की फ्लक्चुएशन हो रही है, इट इज मेंटेन्ड बाय दिस रैपिड मैकेनिज्म। या फिर प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग पर्सन में जिनको इमीडिएटली हैमरेज हो गया या एकदम से कोई इंजरी हो गई और ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो एकदम से बीपी को फॉल नहीं होने देते, ये बचाने की कोशिश करते हैं जितना बीपी को बचा के रख सकते हैं। अब ये जो हमारे रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म है, इसमें हमारे 3 तरह के रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। दीज आर बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस, वी स्टडीड दीज बेरोरिसेप्टर्स, केमोरिसेप्टर्स इन द लास्ट क्लास इफ यू रिमेंबर। सो बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, सीएनएस इश्केमिक रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये तीनों चीजें आ जाती हैं हमारे रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म। These mechanism can act approximately for few hours or at the most few days. ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म है, रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म है, ऐसे नहीं है कि ये 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक अपना एक्शन दिखा रहे हैं, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक ये काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस: बेरोरिसेप्टर एडेप्टेशन, दे लूज their responsiveness which is seen in 1 to 2 days. तो जो हमारे बेरोरिसेप्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द सडन चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। अगर हमारा ब्लड प्रेशर उसी रेंज में रह रहा है और बार बार फ्लक्चुएट नहीं हो रहा लेकिन एबनॉर्मल है, तो बेरो रिसेप्टर्स क्या है, वो अडेप्ट हो जाते हैं और कोई स्टिमुलाई को सेंस नहीं कर पाते, और ये 1 से 2 दिन में इनकी रिस्पॉन्सिवनेस है जो खत्म हो जाती है। सीवीएस अडेप्टेशन ड्यू टू सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो भी अडेप्ट हो जाता है। ऑटो रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेटरी मैकेनिज्म कम्स इनटू प्ले एंड नलिफाइज इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। तो क्या होता है, लंबे टाइम तक एक ही ब्लड प्रेशर चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो ऑटो लॉन्ग टर्म जो मैकेनिज्म है जो हम आगे पढ़ेंगे, उनका एक्शन शुरू हो जाता है, और जो हमारी रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म है या शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है, उनका कोई रोल नहीं रह जाता। देयरफॉर दीज मैकेनिज्म्स आर इनसिग्निफिकेंट इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में ज्यादा दिनों के लिए ये मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है, इनसिग्निफिकेंट रोल है, राइट? नाउ लेट अस सी दीज रिफ्लेक्सेस वन बाय वन, क्या हो रहा है इनके अंदर रैपिडली एक्टिंग में. So here we come to
बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ये बेरोरिसेप्टर क्या है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं बेसिकली, मैकेनोरिसेप्टर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज, योर एट्रियम एंड, ठीक है, बहुत टाइप के पढ़े थे हमने, पल्मोनरी, सिस्टेमिक, आर्टीरियल, कार्डियक, है ना, बहुत सारे पढ़े थे। तो बेसिकली दीज आर मैकेनोरिसेप्टर्स जो कि रिस्पॉन्ड करेंगे जब जिस स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चर अगर स्ट्रेच होगा तो, ठीक है। तो फॉल इन आर्टीरियल बीपी, अगर हमें कंडीशन देखें, अगर हमारा आर्टीरियल बीपी फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज इनहिबिटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द बेरोरिसेप्टर, बेरोरिसेप्टर से डिस्चार्ज कम होगा, leading to less inhibition of the vasomotor center and less inhibition of the cardio stimulation of the cardiovagal center, ठीक है। वो वेजोमेटर सेंटर की इनहिबिशन कम होगी, कार्डियोवेगल सेंटर की स्टिमुलेशन कम होगी, जिसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी लीडिंग टू दी नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यही हो रहा है बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर बीपी फॉल हो रहा है तो हमें बीपी को बढ़ाना है। बीपी कैसे बढ़ेगा? अगर हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। सिंपैथेटिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? अगर वेजोमोटर सेंटर की इनहिबिशन कम कर देंगे और कार्डियक वेगल सेंटर की स्टिमुलेशन कम कर देंगे, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी और बीपी बढ़ने लगेगा, नॉर्मल रेंज में बीपी आ जाएगा। सो दिस वाज योर बेरोरिसेप्टर। नेक्स्ट वी कम टू फीचर्स। अब इस बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ऑपरेट करते हैं बिटवीन दी 60 to 100 mmHg ऑफ मीन ब्लड प्रेशर। जब हमारा बीपी मीन बीपी 60 to 200 mmHg की रेंज में होगा तभी हमारे बेरोरिसेप्टर्स काम करेंगे। उसके अलावा इनका बेरोरिसेप्टर्स में से कोई डिस्चार्ज नहीं होता। अगर 200 से ऊपर चला गया बीपी, मीन बीपी, या 60 से कम हो गया तो हमारे बेरोरिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे। It corrects 2/3 of fall in the blood pressure. 2/3 of fall ये ब्लड प्रेशर में करेक्ट करता है। अगर 100 mmHg का गड़बड़ हुई है ब्लड प्रेशर में तो ये 100 mm का 2/3 ही करेक्ट करेगा, राइट? सो दिस इज योर बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वी विल कम टू दी कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस। कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस क्या है? ये एक्ट करेंगे इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द आर्टीरियल PO2, PCO2 या फिर पीएच, ये तब काम करते हैं, ठीक है। वैसे तो इनका रोल ये है, बट ये अब बीपी में क्या रोल है? ये काम कर रहे हैं जब हमारा मीन ब्लड प्रेशर है दैट इज इन द रेंज बिटवीन 40 to 100 mmHg, ठीक है। 60 to 200 ये रेंजेस हमें याद रखना जरूरी है, ये बेरोरिसेप्टर के लिए था। 40 to 100 mmHg अगर हमारा मीन ब्लड प्रेशर है तब हमारे कीमोरिसेप्टर रोल में आएंगे। सो इट कैन करेक्ट अप्रॉक्स 2/3 ऑफ फर्दर फॉल इन बीपी, ठीक है। 60 to 200 में 2/3 बीपी करेक्ट कर रहा था हमारा बेरोरिसेप्टर। इसके अलावा और अगर 2/3 फॉल बढ़ गया तो हमारे कीमोरिसेप्टर्स करेक्ट करेंगे। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? अगर हमारा ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है जो जनरली लेस देन 80 mmHg हो गया तो इट विल डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज, ब्लड फ्लो टिश्यूज पे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? PO2 कम हो जाएगा और PCO2 बढ़ जाएगा, ठीक है। PO2 कम हो गया, PCO2 बढ़ गया, दिस विल कॉज द स्टिमुलेशन ऑफ योर वेजोमोटर सेंटर, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे, एंड कार्डियक वेगल सेंटर एंड द रेस्पिरेटरी सेंटर। कार्डियक वेगल सेंटर की इनहिबिशन हो जाएगी, ठीक है, वेजोमोटर सेंटर की स्टिमुलेशन हो जाएगी और रेस्पिरेटरी सेंटर की स्टिमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से बीपी बढ़ेगा और रेस्पिरेटरी सेंटर की वजह से हमारा इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन होगा। सो दीज आर योर कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस। इतना बस इनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, दैट इज कि ये 40 to 100 mmHg की रेंज में काम कर रहा है और ये रेंज मीन ब्लड प्रेशर की है, SBP DBP की नहीं है। दिस इज फॉर मीन ब्लड प्रेशर, ठीक है। और 80 mmHg से अगर फॉल कम होगा, बीपी कम होगा, तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है टिश्यूज को कम होगी, जिससे वजह से PO2 कम हो जाएगा, PCO2 बढ़ जाएगा। तो ये CBC, VMC और रेस्पिरेटरी सेंटर को तीनों को अफेक्ट करेगा। अल्टीमेटली हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई है तो हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया और रेस्पिरेटरी सेंटर की वजह से रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गई। तो दिस वाज योर कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये सारे रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म में आ रहे हैं। नेक्स्ट इज CNS ischemic response. Again, it is a type of rapidly acting mechanism.
अब इसमें क्या हो रहा है, सीनस इस्केमिक रिस्पॉन्स में ये जो ऑपरेट कर रहा है, देखो कितनी कम रेंज में ऑपरेट कर रहा है। ये लास्ट चांस है हमें पेशेंट के बीपी को बचाने का, क्योंकि अब बीपी यहाँ पे मीन बीपी फॉल कर गया इन दी रेंज बिटवीन 15 to 50 mmHg, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इश्कीमिया हो सकता है, सीएनएस में ब्रेन को ब्लड सप्लाई स्टॉप हो सकती है। तो एक बार वो हो गई, देयर इज नो रिटर्निंग बैक। सो दिस मैकेनिज्म, सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक लास्ट मैकेनिज्म होता है। अगर पेशेंट का बीपी फॉल करता जा रहा है तो दिस इज द लास्ट मैकेनिज्म कि पेशेंट को बचाया जा सकता है फ्रॉम द फाइनल डिमाइज ऑफ द पेशेंट। तो क्योंकि यहाँ पे रेंज देख लो मीन ब्लड प्रेशर की कितनी कम है, इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन द 15 to 50 mmHg ऑफ द मीन ब्लड प्रेशर। और ये वैसे नॉर्मली काम नहीं करेगा, ये काम तभी करेगा जब बीपी 50 mmHg से कम हो जाएगा। सो इट कैन करेक्ट 11/12 ऑफ द फर्दर फॉल इन द ब्लड प्रेशर। मैकेनिज्म क्या है, फॉल इन द आर्टीरियल बीपी, 50 mmHg से कम हो रहा है आर्टीरियल बीपी, देन इट इज कॉजिंग योर सीएनएस इश्कीमिया, सीएनएस इश्कीमिया हो जाएगा, which will lead to accumulation of carbon dioxide in the vasomotor center, which directly stimulates the vasomotor center, leading to tremendous powerful sympathetic discharge throughout the body, causing increase in the heart rate and increase in the blood pressure। बहुत सिंपल है, क्या हो रहा है, अगर 50 mmHg से बीपी फॉल हो रहा है तो क्या होगा, सीएनएस इश्कीमिया हो जाएगा। CNS ischemia होगा, so there will be accumulation of CO2 in the vasomotor center, जिससे vasomotor center एक्टिवेट होगा और हाईएस्ट सिंपैथेटिक डिस्चार्ज आएगा वहां से, बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आएगा throughout the body to increase the heart rate and increase the blood pressure, and this mechanism is the last ditch that's sent to prevent the final demise of the person। ये mechanism काम कर गया तो we can save the final demise of the person। So these are your rapidly acting mechanism। रिपीट करेंगे अगर तो ये है कि ये मिनट्स, फ्यू मिनट्स में काम करते हैं, सेकंड्स टू मिनट्स में ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और तीन तरह के हो गए इसमें, रिफ्लेक्सेस, बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस, कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस एंड सीएनएस इश्केमिक रिस्पॉन्स। So these are your rapidly acting mechanism। Now next we will come to your intermediate acting mechanism। तो intermediate acting mechanisms क्या है, ये कुछ टाइम ले रहे हैं एक्टिवेट होने में। They will begin to act within few minutes and reach full function within few hours। कुछ मिनट में एक्टिवेट हो जाएंगे और कुछ घंटों में ही अपना पूरा एक्शन दिखाने लगेंगे। These mechanisms remain functional from few days to a month only। They primarily correct any alteration in BP by altering the blood volume। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये बीपी को कैसे करेक्ट कर रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम को ऑल्टर करके करेक्ट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट मैकेनिज्म्स। ठीक है, सो अगेन देयर आर टू मैकेनिज्म्स इन दिस intermediate regulatory mechanism, capillary fluid shift mechanism and the stress relaxation and the reverse stress relaxation mechanism। ठीक है, दो मैकेनिज्म है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, हमारा ब्लड वॉल्यूम ऑल्टर हो रहा है, तभी बीपी हम रेगुलेट कर पा रहे हैं। अब कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म क्या है, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म में हमारे पास चेंजेस क्या आ रहे हैं, देयर इज फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है इनसाइड एंड आउटसाइड द कैपिलरीज इन दिस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे चार प्रेशर हैं जो काम कर रहे हैं। देयर इज मीन कैपिलरी प्रेशर, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों प्रेशर कैपिलरी के अंदर है, कैपिलरी के अंदर से एक्ट कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर मतलब मीन ब्लड प्रेशर हो गया, मीन कैपिलरी प्रेशर, एंड प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। बाहर से जो प्रेशर आ रहे हैं दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, इट इज एक्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो हमारा मीन कैपिलरी प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बीपी बढ़ेगा तो हमारा मीन कैपिलरी प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, so if there is rise in the arterial blood pressure, this will increase the hydrostatic pressure at the capillary end or the arterial end। अगर हमारा बीपी बढ़ गया तो हमारा ये वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड विल शिफ्ट आउट ऑफ द कैपिलरीज टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो क्या कर रहा है, ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये फ्लूइड को बाहर भेजेगा इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट,
जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे और कुछ नहीं किया हमने, कोई न्यूरल सिग्नल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बीपी, ब्लड का वॉल्यूम चेंज हुआ, ब्लड के वॉल्यूम को ऑल्टर करके हमने बीपी को रिस्टोर किया। क्योंकि जो हमारा कैपिलरी हाइड्रोसे मीन कैपिलरी प्रेशर था वो आर्टीरियल बीपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अगर ये बढ़ा तो हमारा मीन कैपिलरी प्रेशर बढ़ा, मीन कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो फ्लूइड है कैपिलरी के अंदर वो बाहर आ जाएगा और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, अगर बीपी फॉल करेगा तो हमारा मीन ब्लड सॉरी मीन कैपिलरी प्रेशर भी फॉल करेगा और फ्लूइड जो है वो कैपिलरी के अंदर शिफ्ट होगा एंड बीपी विल बिकम नॉर्मल। So this mechanism is 2 times more effective than the baroreceptor mechanism in returning BP back to normal. बट ये स्लोली काम करेगा, ठीक है। जो हमारे बेरोसेप्टर मैकेनिज्म हैं वो इमीडिएटली काम करते हैं, लेकिन इसका जो एक्शन है वो 2 गुना अच्छा है बेरोसेप्टर मैकेनिज्म से, काफी यूजफुल है, ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इट विल एक्ट स्लो। नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड द रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, सो स्ट्रेस रिलैक्सेशन, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन या डायलिटेशन हो रही है ब्लड वेसल्स की। तो राइज इन आर्टीरियल बीपी हुआ है अगर ड्यू टू सम मासिव ट्रांसफ्यूजन, इंट्रावीनस ट्रांसफ्यूजन के बाद सडनली ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो वहां पे क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग द परफ्यूजन प्रेशर इन द ब्लड स्टोरेज ऑर्गन सच एज veins, liver, spleen, lungs, etc., which will cause the relaxation of the blood vessels simply by the local vascular tone adjustment, vascular resistance and cardiac output will decrease and BP will return back to the normal। ठीक है, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया सपोज ड्यू टू दिस इंट्रावेनस ट्रांसफ्यूजन, तो उसकी वजह से आर्टीरियल बीपी बढ़ गया, तो जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं जो ब्लड स्टोरेज का काम कर रहे हैं जैसे कि वेन्स हो गए, लिवर हो गए, स्प्लीन हो गए, इनके अंदर परफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है हमारे रिलैक्स कर जाएंगे। रिलैक्स करने की वजह से वैस्कुलर रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट दोनों डिक्रीज हो गए और बीपी हमारा नॉर्मल आ गया। सो दिस वाज योर स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है। स्ट्रेस आया, स्ट्रेस क्या था, परफ्यूजन प्रेशर बढ़ा, क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम जिसने बीपी को बढ़ाया, जिससे परफ्यूजन प्रेशर बढ़ा, तो इस स्ट्रेस ने क्या किया, ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन करवा। अब रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म में क्या होता है देखते हैं। सो रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म में हमारे पास क्या हो रहा है, फॉल इन द आर्टीरियल बीपी, यहाँ पे ऑपोजिट एक्शन हो रहा है, बीपी फॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये जो हमारे इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है सारे ब्लड वॉल्यूम की वजह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, स्लोली प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, तो परफ्यूजन प्रेशर कम हुआ, वही लिवर, स्प्लीन, वेन्स में कम होगा, तो अब क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, टाइटनिंग हो जाएगी, रिस्टोरिंग बीपी बैक टू दी नॉर्मल, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो स्ट्रेस में, रिलैक्सेशन में स्ट्रेस की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट हो रहे, रिलैक्स हो रहे हैं, रिवर्स स्ट्रेस मैकेनिज्म में ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है इनकी बहुत ही डेफिनेट लिमिट है काम करने की। acute changes in blood volume in the range of plus 30% to minus 50% can be corrected by these mechanisms। ठीक है, बीपी में नॉर्मल बीपी से या तो प्लस 30%, 30% बढ़ जाए, या नॉर्मल बीपी से 15% घट जाए, उस रेंज में ये हमारे मैकेनिज्म्स काम कर सकते हैं। नाउ वी विल कम टू लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो अब ये जो लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म है इनको हम ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय किडनीज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन रोल है किडनीज का। ये स्लो है, धीरे काम करना शुरू करते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं, विदिन 3 to 10 days लग जाते हैं इनको काम करने में। देयर फंक्शन इज टू कंट्रोल आर्टीरियल बीपी ओवर अ पीरियड ऑफ डेज टू ईयर्स, ठीक है, लंबे समय तक काम कर सकते हैं, डेज टू ईयर्स तक काम कर सकते हैं। एंड दीज मैकेनिज्म्स हैव एबिलिटी टू ब्रिंग आर्टीरियल बीपी ऑल वे बैक टू द नॉर्मल। सिर्फ लॉन्ग टर्म जो मैकेनिज्म्स हैं यही ऐसे हैं जो बीपी को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। So these are of two types, direct mechanisms and the indirect mechanism. Direct mechanism में क्या है, involve the control of blood volume to the kidneys direct, ठीक है, डायरेक्टली किडनी के अंदर ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करना है
ऑल्सो कॉल्ड इज रीनल फ्लूइड मैकेनिज्म और ECF वॉल्यूम मैकेनिज्म। ये डायरेक्ट मैकेनिज्म में डायरेक्टली किडनी के ऊपर एक्शन हो रहा है टू कंट्रोल द ब्लड वॉल्यूम, known as renal fluid mechanism और ECFV mechanism, extracellular fluid volume mechanism। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, हार्मोनल एक्शंस की वजह से किडनी में ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन सिस्टम एंड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी पढ़ा हुआ है रीनल फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो अब देखते हैं ये दोनों मैकेनिज्म्स कैसे काम कर रहे हैं इन दी रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सो सी दिस फ्लो चार्ट केयरफुली, इंपॉर्टेंट है और अच्छा है बनाने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट ऑन लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो पहले देखते हैं हम डायरेक्ट मैकेनिज्म, जिसको रीनल फ्लूइड मैकेनिज्म और ECF वॉल्यूम मैकेनिज्म भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन दी आर्टीरियल मीन बीपी कम हुआ। अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट है किडनीज पे, तो क्या होगा, रीनल इश्कीमिया होगा। रीनल इश्कीमिया होगा तो देयर इज डिक्रीज इन दी GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया। सो देयर इज वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन, वाटर इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन हुई, देयर इज इंक्रीज इन दी ECF वॉल्यूम लीडिंग टू इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। बहुत सिंपल था डायरेक्ट मैकेनिज्म। क्या हो रहा है डायरेक्ट मैकेनिज्म में, ठीक है, हमारा मीन बीपी फॉल कर गया। मीन बीपी फॉल करा तो रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ, या फिर हम कह सकते हैं रीनल इश्कीमिया हुआ। डायरेक्ट इफेक्ट है, रीनल इश्कीमिया हुआ तो GFR कम हो गया। GFR कम हुआ तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की रिटेंशन हो गई। वाटर इलेक्ट्रोलाइट की रिटेंशन की वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हमारा बीपी बढ़ गया, जो फॉल हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट मैकेनिज्म्स में। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म दो हैं, एल्डोस्टेरोन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटी रेनिन एंजियोटेंसिन। अब एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है किडनी को, काम उसने भी यही करना है, बीपी को नॉर्मल करना है, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट करके। तो टिश्यू परफ्यूजन कम हुआ है देयर इज डिक्रीज इन द टिश्यू परफ्यूजन which will lead to stimulation of the adrenal cortex. Adrenal cortex will release the aldosterone. There will be secretion of the aldosterone. Now, aldosterone, what it will do? It will act on the kidneys. It will make the kidneys to retention of water and electrolyte, again causing increase in the ECA volume, increase in the blood volume, and increase in the blood pressure. Aldosterone system का काम हो गया यहाँ पे सिंपल सा। टिश्यू परफ्यूजन कम हुआ, एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हुआ, एड्रीनल कॉर्टेक्स ने एल्डोस्टेरोन सिक्रीट किया, किडनी पे एक्ट किया उसने, वाटर इलेक्ट्रोलाइट की रिटेंशन कराई, ECA वॉल्यूम बढ़ाया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाया, बीपी बढ़ाया। अब दूसरा आ गया रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसको हम रास सिस्टम भी बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, रीनल इश्कीमिया हो रहा है, रेनिन रिलीज होगा फ्रॉम द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से जब रेनिन रिलीज होगा, इट विल कन्वर्ट योर एंजियोटेंसिन 1 into angiotensin 2, and angiotensin 2 will have 3 different actions। ठीक है, तो रास सिस्टम में क्या हो रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो रीनल इश्कीमिया होगा, जेजी एपरेटस से रेनिन रिलीज होगा। तो ये जो रेनिन है इसने एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करना है इनटू एंजियोटेंसिन 2, एंड दिस एंजियोटेंसिन 2 विल हैव 3 एक्शन। पहला, इट विल एक्ट ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाएगा। सेकेंडली, इट विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द किडनी, वाटर इलेक्ट्रोलाइट की रिटेंशन करवाएगा, ECA वॉल्यूम बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, बीपी को नॉर्मल करेगा। लास्टली, एंजियोटेंसिन 2 इज द स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर, बहुत ही पोटेंट स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर है। It will act on the blood vessels, it will cause the vasoconstriction and will cause increase in the blood pressure. फिर angiotensin 2 is converted into angiotensin 3, जिसका यहाँ पे रोल नहीं है, insignificant role है in the regulation of blood pressure. So these are your long-term regulatory mechanisms. I hope we are clear with this. तो डायरेक्ट मैकेनिज्म तो बहुत सिंपल है, बीपी फॉल हुआ, रीनल परफ्यूजन फॉल हुआ, GFR फॉल हुआ, वाटर रिटेंशन हुई, ECA वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, बीपी नॉर्मल हो गया। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में दो चीजें आ गई, एक तो एल्डोस्टेरोन आ गया, रीनल परफ्यूजन प्रेशर कम हुआ, एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, उसने रिटेंशन करवाई, सेम वही मैकेनिज्म।
रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में क्या होगा, रीनल इश्कीमिया और रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस से रेनिन रिलीज होगा। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 2 अब 3 जगह पे काम करेगा। एक तो पहला ही एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा, वहां से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करवाएगा, फिर वही एक्शन हो जाएगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट की रिटेंशन करवाएगा। सेकंड एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली किडनी पे काम करके वाटर इलेक्ट्रोलाइट की रिटेंशन करवाएगा। तीसरा एंजियोटेंसिन 2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर है, इट विल एक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, वो बढ़ा देगा। सो दिस वाज योर लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नेक्स्ट वी कम टू लास्ट इज मिसलेनियस मैकेनिज्म, जो हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में। तो ये मिसलेनियस मैकेनिज्म में दो चीजें आ रही हैं, तो सिंपैथेटिक नर्व्स का रोल आ रहा है, एक एडीएच का रोल आ रहा है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स का रोल कैसे है कि जो हमारी किडनी है उनको भी सिंपैथेटिक नर्व बहुत अच्छे से सप्लाई करती है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हमारे रीनल कंट्रोल को चेंज कर सकती है, रीनल फंक्शन को चेंज कर सकती है। So when sympathetic nerves to kidneys are stimulated for several weeks continuously, renal retention of fluid occurs to chronically elevated BP as long as सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कंटिन्यू। अगर क्रॉनिकली किसी का बीपी इंक्रीज रह रहा है तो ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व्स, जो रीनल का जो एक्शन है लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में, जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट की रिटेंशन हो रही थी वो कंटिन्यूड रहेगी टू काउंटरैक्ट दी क्रॉनिकली इंक्रीज ब्लड प्रेशर। फिर एडीएच का रोल आ जाता है, एक डायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है। डायरेक्ट इफेक्ट में एडीएच क्या कर रहा है, आर्टीरियल और वेन्स की कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, बीपी को बढ़ा रहा है। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है ब्लड प्रेशर का, डिक्रीजिंग द राइट एट्रियल प्रेशर, एट्रियो केवल पल्मोनरी वेनो एट्रियल डिस्चार्ज कम हो गया, इंक्रीजेस एडीएस सिक्रीशन फ्रॉम दी posterior pituitary, retain fluids in the kidney and increasing। और इसका वाइस वर्सा भी सेम, मतलब वाइस वर्सा भी ये रूल फॉलो करेगा, अगर हमारा बीपी राइज हो रहा है तो ऑपोजिट एक्शन हो। ठीक है, जो हमारा एडीएच है ये एक्यूट और लॉन्ग टर्म दोनों में काम कर रहा है, 75% फॉल को करेक्ट करने में काम आता है ये। और इनडायरेक्ट रोल है इनका लॉन्ग टर्म रेगुलेशन विच इफेक्ट ऑन किडनीज इन कॉजिंग डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर। ठीक है, so these are your BP regulatory mechanisms। तो एक बार हम क्विक इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे तीन तरीके के मेन तो हमारे तीन थे, मिसलेनियस पर हम छोड़ते हैं, रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म्स थे, देन वी हैव इंटरमीडिएट एक्टिंग, एंड देन वी हैव लॉन्ग टर्म एक्टिंग। ठीक है, रैपिडली कुछ सॉरी मिसलेनियस को छोड़, दीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, एक बार के लिए छोड़ दो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो रैपिडली में हमारे तीन मैकेनिज्म्स आ गए थे, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस आ गए थे, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस आ गए थे, एंड सीएनएस इश्केमिक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, इनकी हमको रेंजेस पता होनी चाहिए। ये काम कर रहा था हमारा 15 टू 50 mmHg जब बीपी फॉल होता है, दिस वाज वर्किंग ऑन 40 टू 100, दिस वाज वर्किंग ऑन 60 टू 200। ठीक है, मीन बीपी की रेंजेस। फिर आ जाते थे इंटरमीडिएट, इसमें दो थे हमारा, एक तो था कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म, एक था स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। राइट, इसमें जो इंटरमीडिएट था यहाँ पे मेन ऑल्ट्रेशन हो रही थी हमारे ब्लड वॉल्यूम के अंदर, जिसकी वजह से बीपी रेगुलेट हो रहा था। फिर लॉन्ग टर्म में दो चीजें आ गई थी हमारे पास, डायरेक्ट मैकेनिज्म आ गया था और इनडायरेक्ट आ गया था। बेसिकली ये सारा किडनीज में काम हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट में आ रहा था कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट की रिटेंशन हो रही है, और इनडायरेक्ट में हमारे दो सिस्टम आ गए थे, एल्डोस्टेरोन और रेनिन एंजियोटेंसिन। सो दिस इज योर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। बहुत इजी है इसको पढ़ना, फ्लो चार्ट्स बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली, and you can get good marks। So and again very important topic from exam point of view as well। So I hope you are clear with this topic, and if you have any doubt you can comment me in the comment section। Till then, study physiology and like, share and subscribe my channel। Take care and thank you so much। Bye bye।